नेक्स्ट विल सी अबाउट द क्रोनिक रीनल फेल्योर। अब क्रोनिक मतलब आप जानते हैं कि ये अगर बहुत दिन से रीनल डिसऑर्डर है तो दैट इज कॉल्ड क्रोनिक रीनल फेल्योर। एक्यूट रीनल फेल्योर भी अगर इट में परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम इट में कन्वर्ट इनटू द क्रोनिक रीनल फेल्योर। ठीक है, तो क्रोनिक रीनल फेल्योर इज ए सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव, ध्यान से देखिएगा, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिटेरियोरेशन ऑफ द रीनल फंक्शन। यहाँ पर प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिटेरियोरेशन हो रहा है। किस तरह का डिटेरियोरेशन है? इरिवर्सिबल। एक्यूट में आपने क्या देखा था? वहाँ आपने देखा था एक्यूट में डायूरेटिक फेज था जिसमें कि ये हीलिंग होना शुरू हो गया था, और नेक्स्ट फेज था फेज ऑफ रिकवरी, मतलब रिकवरी हो गया था। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा है ना, क्रोनिक रीनल फेल्यूर में irreversible deterioration of the renal function due to the slow destruction of renal parenchyma, eventually terminating in the death when sufficient number of nephron have been damaged। तो आप जानते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन अगर एक बार डैमेज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये दोबारा नहीं बनता, रीजनरेट नहीं हो सकता है, लेकिन हीलिंग हो सकता है। अगर इंजोर्ड है तो वो हीलिंग हो सकता है, लेकिन अगर नेफ्रॉन डैमेज हो जाए, डीजनरेशन, नेक्रोसिस हो जाए, तो ये नया नेफ्रॉन नहीं बनता है। ये नेफ्रॉन लाइफ में एक ही बार बनता है, समझ गए? तो इसमें किस तरह का चेंजेस आपको देखने को मिला क्रोनिक रीनल फेल्यूर में? इरिवर्सिबल डिटेरियोरेशन ऑफ द रीनल फंक्शन ड्यू टू द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द रीनल पैरेन्काइमा, इवेंचुअली, है ना, टर्मिनेटिंग इन द डेथ व्हेन सफिशिएंट नंबर ऑफ नेफ्रॉन हैव बीन डैमेज्ड। तो इसमें आपने देखा बहुत सारा नेफ्रॉन डैमेज हो गया, जिसके चलते और भी किस तरह का इरिवर्सिबल चेंजेस हो गया, जिसके चलते, है ना, बायोलॉजिकल एजोटेमिया एंड क्लिनिकल यूरेमिया सिंड्रोम आ जाता है। एजोटेमिया मैंने बताया अभी, क्या है एजोटेमिया? इंक्रीज ऑफ बर्न, BUN, B मीन्स ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, बर्न, इंक्रीज ऑफ बर्न, क्रिएटिनिन एंड यूरिया, दैट इज कॉल्ड एजोटेमिया। तो ये तीनों चीज़ में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं एजोटेमिया। और क्या हो जाता है? क्लिनिकल यूरेमिया सिंड्रोम। अब देखते हैं क्या एटियोपैथोजेनेसिस है, क्या पैथोलॉजिकल फीचर देखने को मिलेगा इसमें। तो क्या पैथोजेनेसिस है? विल सी सम डिजीज विच कॉजिंग ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी। तो कौन कौन सा डिजीज है जिसके चलते ग्लोमेरुलर में पैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है? तो रीनल क्रोनिक रीनल फेल्यूर में या तो प्राइमरी ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी हो सकता है या सिस्टेमिक ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी हो सकता है। तो प्राइमरी ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी मतलब द डिजीज विच रिलेटेड टू द किडनी, मतलब कि जैसे मेसेनकाइमल सेल, मेम्ब्रेनस चेंजेस इन द ग्लोमेरुलस, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लिपॉइड नेफ्रोसिस, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नेफ्राइटिस। ये जितना भी देख रहे हैं ना, आइटिस वगैरह है लास्ट में लगा हुआ, इसका मतलब इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, है ना। ये बहुत सारा कॉजिटिव फैक्टर है जिसके चलते रीनल डैमेज हो सकता है, और धीरे धीरे इट मे लीड्स टू द डीजनरेशन और नेक्रोसिस ऑफ द नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स अगर डैमेज हो जाए तो ये धीरे धीरे, अगर बहुत सारा नेफ्रॉन डैमेज हो जाए तो क्रोनिक रीनल फेल्योर हो सकता है। सेकेंडरी क्या है? सिस्टेमिक ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी, मतलब कि कोई अदर सिस्टम जो है उसमें कोई डिजीज़ हो और ये किडनी को अफेक्ट करता है, समझ गए? जैसे कि SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, डायबिटीज़ हो गया, है ना। तो मान लीजिए डायबिटीज़ हुआ कहीं और, लेकिन ये किडनी को भी डैमेज करता है। आप जानते हैं कि डायबिटीज़ से कोई नहीं मरता है, कभी नहीं, लेकिन क्या चीज़ से मरता है? बोलते हैं उसको हाइपरटेंशन हो गया, किडनी फेल कर गया, है ना, उसके चलते उसका डेथ हो गया। ठीक है, तो डायबिटीज़ तो हुआ कहीं और, है ना, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो डायबिटीज़ हो गया, इंसुलिन का सेक्रेशन कम हुआ तो डायबिटीज़ हो गया, लेकिन इट अफेक्ट रीनल, मतलब किडनी को अफेक्ट किया।
हाइपरटेंशन, ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ था लंबे समय तक, ये किडनी को अफेक्ट किया और धीरे धीरे किडनी के नेफ्रॉन को डैमेज्ड कर दिया, है ना। और लंबे समय तक अगर ये चलता रहा तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी या पैथोलॉजी। नेक्स्ट आइए, क्रोनिक रीनल फेलियर का और क्या हो सकता है, तो ये सेकंड नंबर देखिए, दूसरा है डिजीज काउजिंग द ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल पैथोलॉजी। अब देखिए इसमें ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल पैथोलॉजी, इसमें क्या चेंजेस हो सकता है, किस तरह का डिसऑर्डर्स हो सकता है। इसमें डैमेज टू द tubulo-interstitial tissue result in the alteration in the reabsorption and secretion of important constituents leading to the excretion of large volume of dilute urine। अब देखिए ट्यूबुलर डिसऑर्डर होने के बाद क्या यहाँ चेंजेस हुआ, यहाँ जो है आपने देखा कि फिल्ट्रेशन होने के बाद, है ना, बोमेंस कैप्सूल में जितना फिल्ट्रेशन होता है आप जानते हैं GFR कितना है 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, 180 लीटर, है ना, दोनों किडनी मिलाकर के 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है बोमेंस कैप्सूल के द्वारा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन ये क्या होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और सब एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, ये फिल्ट्रेशन होने के बाद रीअब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम होता है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता और सेक्रेशन नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, ये डाइल्यूट यूरिन शरीर से बाहर निकलने लगता है। और डाइल्यूट यूरिन होगा तो उसमें क्या सब होगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, ये बहुत सारा चीज़ शरीर से बाहर निकल जाएगा, प्रोटीन निकल जाएगा, ग्लूकोज निकल जाएगा, है ना, बहुत सारा चीज़ शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या कारण हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकता है। तो सबसे पहले वास्कुलर कॉज हो सकता है। वास्कुलर कॉज मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, लंबे समय से अगर बीपी बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को चेंज कर सकता है, समझ गए। दूसरा है इन्फेक्शियस कॉज, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए किडनी में या रीनल ट्यूब्यूल्स में, ग्लोमेरुलस में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके चलते भी पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है ना, और पाइलोनेफ्राइटिस होने से फिल्ट्रेशन अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है टॉक्सिक कॉज, क्या क्या टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि रीनल फिल्ट्रेशन को चेंज कर सकता है, जिसके चलते रीनल ट्यूब्यूल्स डैमेज हो सकता है। तो बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसमें कि आपका ड्रग्स, एनाल्जेसिक, बहुत सारा ऐसा ड्रग्स है ना। ये सारा ड्रग्स जो हम लोग खाते हैं, ये तो डिग्रेडेशन होने के बाद फाइनली किडनी में ही जाता है, उधर से ही इसको एक्सक्रीट होना है, शरीर से बाहर निकलना है। तो कुछ ड्रग्स जो है डिग्रेडेशन होने के बाद भी, है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देता है। और नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द स्टोन के चलते ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट के चलते, कोई ट्यूमर हो जाए उसके चलते ऑब्स्ट्रक्शन हो जा सकता है ना। तो किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल्स में, इट मे ऑल्सो लीड्स टू द डिजनरेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स और ट्यूब्यूल्स व्हिच मे लीड्स टू द क्रोनिक रीनल फेल्योर। अब देखिए क्रोनिक रीनल फेल्योर का 4 स्टेज दिया गया है ना। सबसे पहला स्टेज दिया गया डिक्रीज्ड रीनल रिजर्व। इसमें क्या होता है, मार्जिनल पैरेन्काइमल डैमेज, सिर्फ पैरेन्काइमा डैमेज हो रहा है लेकिन किडनी रिमेन फंक्शनल। तो पैरेन्काइमल डैमेज हुआ, बाकी अदर किडनी का पास जो रिमेन फंक्शनल। द GFR इज अबाउट 50% नॉर्मल। उसके बाद और दूसरा क्या है, बर्न एंड क्रिएटिनिन वैल्यू आर नॉर्मल, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। दूसरा क्या है, रीनल इनसफिशिएंसी। तो इसमें क्या हो रहा है, रीनल इनसफिशिएंसी में 75% ऑफ फंक्शनल रीनल पैरेन्काइमल डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। और GFR कितना रह गया, 25%, है ना। और सबसे बहुत बड़ा चेंजेस देखिए, है ना, एलिवेशन इन बर्न एंड सीरम क्रिएटिनिन। अब ये बर्न और सीरम क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया में, ये ब्लड सीरम में बढ़ने लगा। और तीसरा स्टेज आ गया रीनल फेल्योर, है ना। इसमें देखिए क्या हुआ, इस स्टेज में अबाउट 90% ऑफ फंक्शनल रीनल टिश्यू हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, 90% डैमेज हो गया। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना परसेंट, मात्र 10% रह गया अब, ठीक है।
अब GFR अगर 10% रह गया तो सोचिए क्या वेस्टेज शरीर से बाहर निकालेगा। ये सारा वेस्टेज जो है शरीर के अंदर रह जाएगा, है ना। प्रोटीन शरीर से बाहर निकलने लगेगा, जिसके चलते सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगेगा और इसके चलते एडिमा हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया, एजिटोमिया, ये सब हो सकता है। और लास्ट में एंड स्टेज किडनी। एंड स्टेज कब बोलेंगे? जब किडनी का फंक्शन GFR कितना लेस देन 5% रह जाता है, मतलब कि फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत ही कम, नाम मात्र का सिर्फ 5% फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो अगर ये फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा तो ब्लड से इतना जो वेस्टेज है ये कैसे शरीर से बाहर निकलेगा? ये सारा वेस्टेज शरीर में घूमता रहेगा, जिसके चलते ब्लड गंदा हो जाएगा, है ना। ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बन, है ना, क्रिएटिनिन, ये सब बढ़ जाएगा। तो अब आइए थोड़ा सा देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्रोनिक रीनल फेलियर का क्या क्या क्लिनिकल फीचर होगा? तो सबसे पहले प्राइमरी रीनल मैनिफेस्टेशन, ये देखिए प्राइमरी मैनिफेस्टेशन सबसे पहले क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या आप जानते हैं कि ब्लड का pH कांस्टेंट होता है। अगर ब्लड का pH चेंज हो जाए, ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो सारा RBC डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कर जाता है ब्लड सीरम में, है ना। और क्या होता है, बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज हो जाता है, मतलब ब्लड का pH चेंज होने लगता है। इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और आप जानते हैं ब्लड का pH चेंज होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। दूसरा हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया मतलब ये पोटेशियम का एक्सक्रेशन कम हो जाता है, चूँकि GFR नहीं हो रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिए पोटेशियम इसमें बढ़ने लगता है और एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, इट इज कॉल्ड हाइपर कैलेमिया। सोडियम और वाटर का इम्बैलेंस होने लगता है। हाइपर यूरिकेमिया। हाइपर यूरिकेमिया क्या है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। उसके बाद एजोटेमिया, अभी मैंने बताया एजोटेमिया क्या है। तो ये सारा प्राइमरी सिम्टम्स अगर मिलने लगे तो समझ जाइए कि ये क्रोनिक रीनल फेलियर शुरू हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी यूरेमिक मैनिफेस्टेशन, मतलब अदर देन द किडनी, अदर देन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और कौन कौन सा सिस्टम को प्रभावित कर सकता है? तो इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, एनीमिया, ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ड्यू टू द क्रोनिक रीनल फेल्योर। तो सिर्फ रीनल ही नहीं, अदर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एक्यूटेड क्रोनिक रीनल फेल्योर। इसका एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।